आज हम ऐसे कलाकार की कहानी लेकर आए हैं जिनका नाम सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि महान शख्सियतों को टक्कर देने वाले ऐसे कलाकार भी मौजूद थे, लेकिन कहानियों के महासागर में वे लोग गुमशुदा हो गए। सुरेंद्र नाथ, ये नाम आपने सुना ही होगा, शायद आपने इनकी फिल्में भी देखी होंगी, लेकिन आज भी लोग इस बात से अनजान है कि सुरेंद्र नाथ अपने जमाने के महान गायक रह चुके थे। जी हाँ दोस्तों, सुरेंद्र नाथ ऐसे कलाकार रहे हैं जिनका अभिनय देखते ही लोग उनकी गायकी भूल जाते थे और उनके द्वारा गाए हुए गाने सुनकर लोग उनका अभिनय भूल जाते थे। जैसा कि हमें याद आ रहा है, सुरेंद्र नाथ की अनमोल घड़ी इस फिल्म के गीत इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि उसी साल यानी कि 1946 में रिलीज हुई दूसरी फिल्म शाहजहां के गानों को लोगों ने भुला दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि शाहजहां फिल्म में के.एल. सहगल साहब ने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि 9 गानों में से 6 गाने भी गाए थे। ऐसे में पिछले 10 साल से सहगल साहब के खिलाफ एड़ियां रगड़ रहे सुरेंद्र नाथ ने पूरा हिसाब चुकता कर लिया। सुरेंद्र नाथ द्वारा गाया हुआ वो गीत था, बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ। उस वक्त सहगल साहब एकमात्र सुपरस्टार थे जिन्हें गायकी के साथ अभिनय में भी महारत हासिल थी, लेकिन बंगाल में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद उन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया और बाकी कलाकारों के पसीने छूट गए। ऐसे में महान फिल्मकार महबूब साहब ने एक कोहिनूर ढूंढ निकाला। वो कोहिनूर था सुरेंद्र नाथ शर्मा। आपकी तलवार की जरूरत अगर मेरी गर्दन के अलग होने से पूरी हो सकती तो गर्दन उड़ा दी होती। सहगल साहब को टक्कर देना तो दूर की बात थी, उनका बाल भी कोई बाका नहीं कर पाया। ऐसे में किसी ने सोचा ही नहीं कि सुरेंद्र नाथ के पास वो काबिलियत है। आपने गाकर हमेशा के लिए मुझे जगा दिया। आप शायद सो भी जाएं, मगर मुझे अब कभी नींद नहीं आ सकती। लगभग 10 साल कड़ी परिश्रम करने के बाद सुरेंद्र नाथ ने अपनी गायिका के ताकत से के.एल. सहगल को पीछे छोड़ दिया और 1946 में रिलीज हुई अनमोल घड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर तूफानी सफलता बटोरी। दूसरी ओर नज़्मा, तकदीर, हुमायूं जैसी बड़ी बजट वाली 3 फिल्मों को औरत जैसी सफलता ना मिलने के चलते निराश हो चुके महबूब खान का नसीब भी बदल गया। बहरहाल सुरेंद्र नाथ की शख्सियत इतनी छोटी भी नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे गाने गाए और बेशुमार फिल्मों में बतौर हीरो के रूप में काम किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद के दिनों में उन्होंने चरित्र भूमिकाएं निभाकर अपने बहुरूपी व्यक्तित्व का लोहा भी मनवाया। 36 घंटे, कबीला, आधा दिन आधी रात, राहु केतु, 2 और 2 5, खुदा कसम, कानून क्या करेगा जैसी 70 और 80 के दशक में रिलीज हुई फिल्मों में सुरेंद्र नाथ ने चरित्र किरदार निभाए हैं। हेलो कमिश्नर साहब। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पार्टी में आकर मेरी बहुत इज्जत की है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बदमाश या तो नाकाबंदी से पहले निकल गए हैं और या शहर में ही कहीं छुपे। मिसाल तो बड़ी अच्छी है। जिसने भी सौतेली माँ को के कहा है कभी रहा होगा जरूर। हाँ, सारा गांव कविता कर। तो चलिए हिंदी रेडियो पर सुरेंद्र नाथ का सफरनामा सुनते हैं। सुरेंद्र नाथ शर्मा का जन्म 11 नवंबर 1910 को बटाला इस शहर में हुआ था। उनके पिताजी रालिया राम शर्मा एक जमींदार थे, तो वहीं माताजी घर संभालती थी। घर के सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे, लेकिन एक दिन स्कूल में गायन प्रतियोगिता में सुरेंद्र ने सहभाग क्या ले लिया, उनके अंदर संगीत का कीड़ा घुस गया। इस बात से तो उनके पिताजी हमेशा से ही परेशान रहे। उन्हें पढ़ाई के ट्रैक पर लाने के लिए उन्होंने हर प्रकार के हथकंडे अपनाकर देख लिए, लेकिन सुरेंद्र ने सुरों का साथ कतई नहीं छोड़ा। लेकिन हाँ, अपने पिताजी के लिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई से खुद को अलग भी नहीं किया। इसलिए तो 1935 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ले ली और वकालत में शामिल हो गए।
वकालत की दुनिया में कदम रखने के बाद भी लोग उन्हें फिल्मों में नसीब अपनाकर देखने की सलाह देने लगे, लेकिन सुरेंद्र नाथ के पास वकालत करने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था और ना ही वे किसी कलाकार या फिल्मकार को जानते थे। ऐसे में मुंबई से आए एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की निगाहों में इस गोरे चिट्टे नौजवान की सूरत छप गई और तुरंत ही उन्होंने सुरेंद्र से संपर्क बनाकर मुंबई आने का न्योता दिया। उस फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का नाम था लाला अलोपी प्रसाद, जो महान फिल्मकार महबूब खान के करीबी भी थे। लेकिन इस न्योते को लेकर सुरेंद्र नाथ बेचैन रहने लगे। वे जानते थे कि उनके पिताजी उन्हें मुंबई जाने नहीं देंगे। आखिर में यही हुआ। पिताजी ने उन्हें रोक ही दिया और असलियत ये थी कि उनके पिताजी पढ़ाई लिखाई को बहुत ज्यादा महत्व देने वाले इंसान थे। उनका मानना था कि फिल्म में काम करने वाले लोग अनपढ़ होते हैं और अगर उनका बेटा फिल्मों में काम करने लगेगा तो लोग उन्हें भी अनपढ़ समझेंगे। इस परेशानी का हल निकालने के लिए सुरेंद्र नाथ के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने पिताजी को मनाने के लिए ये कह दिया कि वे जिस फिल्म में काम करेंगे उस फिल्म में उनके नाम के आगे BA LLB लिख कर आएगा। इस समाधान से पिताजी की सारी परेशानी मिट गई और सुरेंद्र नाथ निसंकोच मुंबई की ट्रेन में बैठ गए। देखो, हम तुमको जरूर सजा देंगे, तुम बहुत शरीर हो गए हो। अम्मी, क्या ही अच्छा होता जो ये चपतवाया आगरा होकर आते। और लोक कल्याण के लिए मेरे मन में संन्यास की बड़ी लगन है, जो इस सगाई के बाद भी कम नहीं हुई। इसका मतलब सुरेंद्र और महबूब खान का सफरनामा अलग अलग समय में जरूर शुरू हुआ, लेकिन महबूब खान की ये सोच रही थी कि उस जमाने के सिंगिंग स्टार को कांटे की टक्कर देनी थी। एक तरफ जहां उनकी अल हिलाल ने सिनेमा हॉल हिलाकर रखा था, उसी वक्त उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि हिंदी भाषिक फिल्मों में भी ऐसा हीरो होना चाहिए जो एक्टिंग के साथ गाता भी हो। इस प्रकार के कलाकार तो बहुत सारे थे, लेकिन महबूब खान ने जानबूझकर सुरेंद्र के नाम पर मोहर लगाते हुए मनमोहन फिल्म बनाई, जिसने एक बार फिर दर्शकों का खूब सारा प्यार बटोरा। लेकिन उस दौर में बंगाली फिल्म जगत का ऐसा कहना था कि मनमोहन गरीब लोगों के देवदास है। वहां से आए हुए इस कटाक्ष को महबूब खान ने गंभीरता से तो ले लिया, लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद भी वे KL सहगल का बाल भी बांका ना कर पाए। आखिरकार महबूब खान ने जिद छोड़ दी और सुरेंद्र को महान गायक बनाने का सपना कभी पूरा हो नहीं पाया। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग इस सुरेंद्र की आवाज से अनजान हैं। खैर, मनमोहन से पहले सुरेंद्र की अल हिलाल फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके द्वारा गाया हुआ ये गीत बिरहा की आग लगी मोरे मन में बहुत बड़े पैमाने पर लोकप्रिय रहा। शायद इसी उपलब्धि के मद्देनजर सुरेंद्र को बाकी फिल्मों में भी मौका मिला। बिरहा की आग लगी मोरे मन में। एक अभिनेता के रूप में सुरेंद्र का करियर काफी अच्छे तरीके से दौड़ रहा था। बिब्बो नामक उस दौर की सबसे सफल अभिनेत्री के साथ सुरेंद्र का नाम लिया जाने लगा। और तो और जिन फिल्मों में सुरेंद्र अभिनय करते थे उस फिल्म के गाने भी वे खुद गाते थे। इसी तरीके से उनकी गाड़ी 1940 तक आकर कुछ इस तरीके से रुक गई कि मानो किसी ने उन्हें जानबूझकर अभिनय से रोक दिया हो। असल में हुआ ये कि ग्रामोफोन सिंगर इस फिल्म की शूटिंग के वक्त उनके साथ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ और फिल्म की शूटिंग रुक गई। बाद में उनकी सेहत सुधरने लगी तो शूटिंग भी दोबारा शुरू हो गई। उसके बाद 1940 में खबर आई कि सुरेंद्र का फिर से एक एक्सीडेंट हुआ है और इस बार उन्होंने अभिनय से संन्यास लिया है। लेकिन कुछ समय बाद सुरेंद्र ने इस अफवाह से पर्दा तो उठा दिया, लेकिन अपने घर से लौटते हुए फिल्मकारों को बुलाने की क्षमता तब कमजोर पड़ गई जब खुद बाबूराव पटेल ने फिल्म इंडिया इस मैगजीन में कटाक्ष चढ़ाते हुए कहा कि सुरेंद्र के अंदर सिंगर बनने की काबिलियत बिल्कुल नहीं है। इस खबर ने मानो उनका जीवन बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसी दौरान महबूब खान ने औरत फिल्म बनाकर सुरेंद्र के करियर को 4 चांद लगाने की कोशिश की हुई थी। फिल्म तो बहुत बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन इस बात का फायदा सुरेंद्र को नहीं हुआ, बजाय इसके कि उन्होंने इस फिल्म में याकूब के बड़े भाई का किरदार निभाया था और 3 गीत भी गाए थे। सुरेंद्र द्वारा निभाया हुआ वो किरदार वही था जो बाद में मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार ने निभाया था। दिन बीतते बीतते हम खुद बीत जाएंगे। तुझे ये अच्छा लगता है माँ कि लोग तुझे पत्थर मारें, तुझे गालियाँ दें? मुझसे ये नहीं। लेकिन औरत के हिट होने के बाद
जब बाबूराव पटेल ने वो स्टेटमेंट जारी किया तो सुरेंद्र का ढलता समय चालू हो गया। खैर, 1950 तक सुरेंद्र ने हीरो के रूप में बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन अनमोल घड़ी जैसी सफलता किसी को नहीं मिली। बाद के दिनों में दिलीप कुमार जैसे महान कलाकारों का जमाना लगा तो सुरेंद्र ने चरित्र किरदार आजमाने शुरू कर दिए और यहाँ भी उन्हें भारी सफलता मिली। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि दर्शकों ने किसी चरित्र किरदार निभाने वाले सुरेंद्र को पहचाना ही नहीं। आपको ऐसी बहुत सारी फिल्में मिल जाएंगी जिनमें सुरेंद्र ने बहुत बढ़िया चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं, जैसे कि रानी रूपमती, मुगले आजम, हरियाली और रास्ता, गीत गाया पत्थरों ने, वक्त, बूंद जो बन गई मोती, मिलान, सरस्वती चंद्र। ऐसी तमाम फिल्में हैं जिनमें सुरेंद्र ने सफलतापूर्वक चरित्र किरदार निभाकर अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। लेकिन यहाँ ये भी बात बताना चाहूँगी कि इसी समय में उन्होंने सुरेंद्र फिल्म प्रोडक्शन की नींव रखी और कोलगेट कंपनी के लिए विज्ञापन बनाए। उन्होंने जो काम किया वो बाकी लोगों से थोड़ा हटके था, क्योंकि ज़्यादातर फिल्मकार अपनी कंपनी बनाकर सिर्फ फिल्में बनाते थे, लेकिन सुरेंद्र ने विज्ञापन क्षेत्र में उतरकर तहलका मचा दिया और एक से बढ़कर एक विज्ञापनों का निर्माण किया। उनके साथ स्थापित हुई इस कंपनी में रहकर सुरेंद्र के दोनों बच्चे जितेंद्र और कैलाश ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का फैसला लिया और आगे चलकर वे दोनों विज्ञापन क्षेत्र में बेताज बादशाह बन गए। इस दौर में कैलाश तो इतने आगे निकल गए कि आज भी बड़े बड़े ब्रांड्स कैलाश को बुलाकर अपनी कंपनी की एड फिल्में बनवाते हैं। अब सुरेंद्र के पारिवारिक माहौल पर नजर डालते हैं। उनकी शादी सत्य ऋषि से साल 1945 में हुई थी। इस शादी से 4 बच्चे हुए, सुनीता, जितेंद्र, कैलाश और रोहिणी। आपको बता दूं कि इन 4 लोगों के नाम विज्ञापन क्षेत्र में बड़े अदब के साथ लिए जाते हैं, खास रूप से कैलाश और जितेंद्र का। शुरू में जितेंद्र और कैलाश ने मिलकर जेके प्रोडक्शन इस नाम से काम किया। उसके बाद कैलाश ने खुद की कंपनी बना ली और आरती गुप्ता नामक एक प्रसिद्ध अभिनेत्री को अपना पार्टनर बनाकर अकेले ही आगे बढ़ने लगे। हमने कुछ दिन पहले ही आरती गुप्ता की वीडियो बनाई थी। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जेके प्रोडक्शन का विभाजन होने के बाद जितेंद्र और उनकी बहन रोहिणी पिंटू ने आगे की रणनीति बनाई और फॉर कमर्शियल इस नाम से काम करना शुरू किया। दूसरी ओर सबसे बड़ी बहन सुनीता ने इन सबसे खुद को अलग रखते हुए एक मशहूर अभिनेता महेंद्र सांधू से विवाह कर लिया। महेंद्र सांधू की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये थी सुरेंद्र नाथ उर्फ सुरेंद्र की कहानी। अपने जीवन में 60 से भी अधिक फिल्मों में काम करने वाले सुरेंद्र का देहांत 11 सितंबर 1987 को हुआ। आज सुरेंद्र एक अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अगर उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया होता तो वे एक महान गायक भी बन सकते थे। याद न कर दिले हदी